पीएम मोदी का ओडिशा और बिहार दौरा है। आज विजय संकल्प अभियान के तहत ये दौरा करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी और कई जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, पीएम मोदी का ओडिशा और बिहार दौरा है और विजय संकल्प अभियान के तहत वो ये दौरा करेंगे, कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ओडिशा में कालाहांडी में रैलियों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी बिहार के जमुई और गया में चुनावी दौरा है पीएम नरेंद्र मोदी का। बड़ी खबर इस वक्त की, आज कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर इस वक्त की, ओडिशा और बिहार का दौरा है आज पीएम नरेंद्र मोदी का और इसी के चलते ओडिशा और बिहार में कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता प्रदीप कुमार जुड़ चुके हैं, जानकारी देंगे। प्रदीप, क्या कुछ जानकारी है बिहार और ओडिशा दौरे को लेकर? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महत्वपूर्ण दौरे पर है, चुनावी दौरा है उनका। कैंपेन लगातार वो कर रहे हैं और लगातार जिस तरीके से हमलावर हैं, एक के बाद एक कई मुद्दे उठा रहे हैं। कल प्रधानमंत्री ने जब अपनी रैली की थी, हिंदू आतंकवाद का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने विपक्ष पर हमला किया था, खासतौर से कांग्रेस पर हमला किया था। आज बिहार में प्रधानमंत्री रहेंगे, कालाहांडी में उनकी रैली है, इसके अलावा जमुई में उनकी रैली है, इसके अलावा गया बिहार में उनकी रैली है। तो ये महत्वपूर्ण रैली और ऐसे वक्त जब बिहार में महागठजोड़ और उसके बाद जो समीकरण बनता उभरे हैं उसमें निशाने पर लिया था एनडीए को विपक्ष ने, तो महागठजोड़ पर प्रधानमंत्री वार करेंगे और वो पहले से ही महागठजोड़ को महामिलावट करार देते रहे हैं, कहते रहे हैं कि ये दरअसल सत्ता के लिए महामिलावट की गई है। तो ऐसे वक्त जब बिहार में प्रधानमंत्री वहाँ से चुनावी बिगुल फूकेंगे, बिहार की राजनीति के लिए खास तौर से ये देखना दिलचस्प रहेगा कि वो किस आधार पर वहाँ पर विपक्ष को घेरेंगे, किन मुद्दों को लेकर घेरेंगे। लेकिन महामिलावट को करार देकर गठजोड़ पर पहले ही निशाना साध चुके हैं। तो ऐसे में उनका ये दौरा काफी महत्वपूर्ण रहेगा और चुनावी वक्त में उनके तर्कस में कई ऐसे तीर हैं जिसके जरिए वो लगातार विपक्ष को घेर रहे हैं। तो आज भी देखना दिलचस्प रहेगा कि प्रधानमंत्री किस भाषा, किस शैली में विपक्ष पर हमलावर होते हैं। प्रदीप, बिहार और ओडिशा की जनता को किन किन मुद्दों पर संबोधित कर सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी और विपक्ष पर किन किन मुद्दों पर कटाक्ष कसेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री लगातार हमलावर है विपक्ष पर और लगातार वो मुद्दे उठा रहे हैं, उन चुनावी मुद्दों के जरिए घेर रहे हैं। हालांकि विपक्ष ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री पुराने मुद्दों को उठा रहे हैं और उसमें कुछ नया नहीं है, खासतौर से रोजगार की बात हो या फिर जो वादे किए गए थे चुनाव से पहले, सत्ता में आने से पहले, उन वादों को पूरा करने की बात हो। ये आरोप विपक्ष लगातार रहा है कि वो वादे पूरे नहीं हुए हैं और यही वजह कि प्रधानमंत्री अलग अलग मुद्दों को जिस तरीके से धार देते हैं चुनाव के वक्त, वो अपने विरोधियों को कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते हैं उनको घेरने की। लिहाजा जिस तरीके से महागठजोड़ की बात है और महामिलावट करार देकर प्रधानमंत्री हमला कर रहे हैं, बिहार से जब वो हमला करेंगे तो वो महागठजोड़ पर इसी आधार पर हमला करेंगे, ये माना जा रहा है। और कहीं ना कहीं वो उन मुद्दों पर घेरने की कोशिश करेंगे जो भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मुद्दे हैं, खासतौर से कई नेताओं पर जो करप्शन के आरोप लगे हैं, चाहे आरजेडी की बात करें, उनके प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बात करें, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो प्रधानमंत्री के तर्कश में रहेंगे और वो उसके जरिए विपक्ष को घेरने की कोशिश करेंगे। प्रदीप, ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कहीं ना कहीं वो भी जानते हैं कि कांग्रेस इस बार पूरी तरह सतर्क है और पूरी तरह तैयार है। तो ऐसे में ये जो राह है इस बार आसान नहीं लग रही बीजेपी के लिए। देखिए, ओवरऑल अगर मिलाकर देखें तो ये मुकाबला काफी कड़ा माना जा रहा है इस बार के चुनाव में। जिस तरीके से अलग अलग मुद्दे बनकर उभर रहे हैं, ये जरूर है कि विपक्ष अलग अलग सियासी मजबूरियों के चलते कहिए या फिर उनकी महत्वाकांक्षाओं के चलते अलग अलग राज्यों में अलग अलग समीकरण बनकर उभरे हैं और एकजुट विपक्ष नहीं दिखा है। तो ये फायदा पहुंचाता हुआ दिखता है बीजेपी को, एनडीए को। और यही बात है कि यहाँ पर जिस तरीके से विपक्ष पहले रणनीति बना रहा था कि वो साझा उम्मीदवार देगा अलग अलग राज्यों में, जिस तरीके से समीकरण बनकर उभरे, तो ये राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते वो समीकरण परवान नहीं चढ़ पाए हैं और यही फायदा यहाँ पर दिखाई देता है बीजेपी को, एनडीए को। लिहाजा प्रधानमंत्री हमलावर है, महामिलावट करार देकर महागठजोड़ पर हमला कर रहे हैं। तो देखना होगा कि प्रधानमंत्री बिहार की जमीन पर आज रैली के जरिए क्या बड़ा मैसेज देने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी तमाम जानकारी के लिए।
चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आज कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी होगा। आपको बता दें कि रोजगार, पर्यावरण, शहरीकरण पर फोकस रहने वाला है। इस मैनिफेस्टो में किसानों को लुभाने की कोशिश हो सकती है और किसानों को फसल का सही दाम देने की योजना का ऐलान भी हो सकता है। मैनिफेस्टो में न्यूनतम आय योजना पर लोगों की नजर रहने वाली है। इसी के साथ आपको बता दें कि नीति आयोग को खत्म करने की भी घोषणा हो सकती है। इस मैनिफेस्टो में योजना आयोग को दोबारा बहाल किए जाने का भी ऐलान हो सकता है। आज कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी होगा और आपको बता दें कि इस मैनिफेस्टो में बेरोजगारी और किसानों को लेकर कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। प्रदीप कुमार हमारे सहयोगी एक बार फिर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, आज कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी होगा, क्या कुछ खास ऐलान हो सकते हैं इस मैनिफेस्टो में? देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से चुनावी वादे यहाँ पर किए जाएंगे इस मैनिफेस्टो के जरिए, घोषणा पत्र के जरिए, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इसमें कई योजनाओं का ऐलान करेंगे, जिसमें न्यूनतम आय योजना यानी न्याय योजना और स्वास्थ्य के अधिकार के साथ किसान की कर्ज माफी नीति हो या फिर जो नीति आयोग को खत्म करने से लेकर दलितों और ओबीसी समुदाय के लिए कई प्रमुख वादों की बात हो। इस मौके पर यहाँ पर घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष पी चिदम्बरम और दूसरे वरिष्ठ नेताओं के साथ पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी मौजूद रहेंगे, ये कहा जा रहा है। इसके अलावा जिस तरीके से समीकरण बन पर उभर रहे हैं, खासतौर से न्याय योजना के ऐलान के बाद, ये जरूर है कि राहुल गांधी ने कहा था कि इसके जरिए गरीब परिवारों को 72,000 सालाना देने की योजना है। इस पर सवाल उठाए थे सत्ता पक्ष ने, बीजेपी ने, और इसके बाद हमला सियासी तौर पर हो गया था। इसके अलावा स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बजट बढ़ाने का वादा किया जाएगा, ये पार्टी के सूत्र कह रहे हैं। स्वामीनाथन आयोग कमीशन की सिफारिश की बात हो, कर्ज माफी को जोड़ते हुए इसको लागू करने की बात हो, या फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने का वादा, ये तमाम मुद्दे इसमें आएंगे, ये कहा जा रहा है। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवा का अधिकार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के बेघर लोगों को जमीन पर अधिकार, इसके अलावा पदोन्नति में आरक्षण के लिए संविधान में संशोधन करना और महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराना, तमाम मुद्दे इस मैनिफेस्टो में शामिल हो सकते हैं, जिस पर निगाहें लगी है। बिल्कुल प्रदीप जी, तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर उन मुद्दों पर कांग्रेस का फोकस रहेगा मैनिफेस्टो में, जिन पर वो लगातार केंद्र सरकार को कोसती आ रही है। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से रोजगार को एक बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है और जिस तरीके से बेरोजगारी का मुद्दा राहुल गांधी लगातार चुनावी रैली में उठाते हैं, लिहाजा करीब 22 लाख सरकारी नौकरियों की जो रिक्तियां खाली पड़े हैं, उनको भरने को ज्यादा इसमें शामिल हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने रविवार को कहा था कि करीब 22 लाख सरकारी नौकरी की खाली है, बैकलॉग भरा नहीं गया है, जिन्हें उनकी पार्टी सत्ता में आने के बाद अगले साल 31 मार्च तक भर देगी, ये वादा वो करते नजर आए हैं। तो अलग अलग मुद्दे पर उन्होंने बोलते हुए इन बातों को रखा है। खासतौर से न्याय योजना की बात करें, यानी न्यूनतम आय योजना, गारंटी योजना, जिसके जरिए हर गरीब परिवार को 72,000 का जो राशि देने की घोषणा कांग्रेस ने की है, इस पर भी यहाँ पर इस घोषणा पत्र में जानकारी मिल सकती है। कुछ जो फार्मूला पेश किया गया था उसमें विस्तार से थोड़ा बता सकती है पार्टी, तो इंतजार रहेगा इस घोषणा पत्र का, और इसके अलावा क्या क्या कांग्रेस अपनी घोषणा पत्र में शामिल करती है, इस पर भी निगाहें रहेंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी तमाम जानकारी के लिए। चलिए अगली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस, राजस्थान कांग्रेस की आज सूची जारी हुई है, दूसरी सूची है ये, और इस सूची में 9 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। श्रीगंगानगर से भरत मेघवाल, जयपुर देहात से कृष्ण पाल और अजमेर से रिजू झुंझुनवाला। इसी के साथ भीलवाड़ा से रामपाल शर्मा और झालवाड़ से प्रमोद शर्मा को टिकट मिली है। राजस्थान कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की है और इस दूसरी लिस्ट में आपको बता दें 9 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, राजस्थान कांग्रेस ने 9 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इस सूची में श्री गंगानगर से भरत मेघवाल, जयपुर देहात से कृष्णपाल और अजमेर से रिजू झुंझुनवाला, राजसमंद से देविकानंद और भीलवाड़ा से रामपाल शर्मा को टिकट मिला है। बड़ी खबर इस वक्त की, राजस्थान कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची जारी की है और इस दूसरी सूची में 9 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। बड़ी खबर इस वक्त की।
हमारे सहयोगी दीपक कुमार हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। दीपक, 9 उम्मीदवारों की सूची जारी हुई है और देखा ये जा रहा है 9 उम्मीदवारों में ज्यादातर नए चेहरे शामिल हैं। जी बिल्कुल। देर रात कल कांग्रेस ने जो सूची जारी की है उसमें 9 नाम हैं टोटल, जिनमें से 6 राजस्थान से हैं। 6 जो सीटों पर राजस्थान कांग्रेस ने घोषणा की है, राजस्थान के जो नाम हैं उनमें अपने जो 4 नए चेहरे हैं और 2 पुराने हैं चेहरे, जिनमें एक वर्तमान विधायक है और सादुलपुर से, दूसरा पूर्व सांसद रहा है श्रीगंगानगर से जी। जिसमें अभी तक जितने भी 4 नए चेहरे हैं उनमें झालावाड़ 12 से प्रमोद शर्मा हुआ नाम, श्रीगंगानगर सीट से सांसद भद्राम मेघवाल हुआ, राजसमंद से जिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं वहां के देवी नंदन गुर्जर, अजमेर से रिजू झुंझुनवाला, भीलवाड़ा से रामपाल शर्मा भी इनको रखा है। तो ये सब अभी कल ही की देर रात जो सूची जारी की है उनमें इन सबको जगह दी है। दीपक, क्या कुछ स्ट्रैटेजी इसके पीछे कांग्रेस की आपको दिख रही है, जिन नए नामों को मौका इस बार दिया गया है? जी बिल्कुल। अभी क्या है, पिछले कुछ दिनों से विपक्ष और पूरा जो खेमा है वो आरोप लगा रहा था कि कांग्रेस के पास इन लोकसभा चुनावों में प्रत्याशी नहीं है जो भाजपा के सामने खड़े हो सके। और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा था कि जो बड़े नेता हैं पार्टी के, वे अभी लड़ना नहीं चाहते क्योंकि वो समझ रहे हैं, या ऐसी अफवाहें या ऐसी बातें चल रही थी कि उन्हें हार का डर था। तब उन्होंने कांग्रेस की स्ट्रेटेजी इस पूरे मामले पे ये रही है कि कुछ नए चेहरे खड़े किए हैं जिन पे पार्टी को आशा है कि वो जीत दिलाएंगे। साथ ही एक स्ट्रेटेजी के तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक स्टेटमेंट भी है जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस क्षेत्र से सांसद को प्रत्याशी बनाया गया उस क्षेत्र का जो विधायक जो वर्तमान सरकार में मंत्री है, यदि उसने अपने सांसद प्रत्याशी को जीत दिलाता है तभी उसका मंत्री पद सुरक्षित रहेगा भविष्य में। यदि वो उसे जीत नहीं दिला पाएगा तो उसका मंत्री पद भी खतरे में जा सकता है। ये सारी स्ट्रेटेजी के साथ ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने ये एक नया दांव खेला है जिसमें नए लोगों को भी मौका दिया है। जी बिल्कुल दीपक, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अगली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। आपको बता दें कि आज अमित शाह का बेंगलुरु दौरा है, रोड शो करके शक्ति प्रदर्शन करेंगे। शाह के सामने कर्नाटक का किला दोहराने की चुनौती भी है। बड़ी खबर इस वक्त की, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का आज बेंगलुरु दौरा है और इस दौरे के दौरान रोड शो करेंगे और रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन करेंगे अमित शाह। इसी के साथ आपको बता दें कि शाह के सामने कर्नाटक का किला दोहराने की चुनौती है। बड़ी खबर इस वक्त की, लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे तमाम जो नेता हैं वो लगातार रैलियां कर रहे हैं और अमित शाह का भी आज बेंगलुरु दौरा है, रोड शो करेंगे। ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललित, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है बेंगलुरु दौरे को लेकर अमित शाह की? देखिए मोनिका, आज अमित शाह बेंगलुरु में रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। अमित शाह का ये कार्यक्रम पहले से ही निर्धारित था जी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जिस तरह से केरल में वायनाड से राहुल गांधी ने लड़ने का फैसला किया है, चुनाव लड़ने का फैसला किया है जी, उसके बाद जो है दक्षिण का रण जो है वो बड़ा दिलचस्प हो गया है जी। और बीजेपी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी अब कि वहां पर ही वो बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करे, जिससे कि वहां पर कांग्रेस को जीतने से रोका जा सके और वहां अपनी जो है अपनी उपस्थिति को बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया जा सके। तो ये जो पूरा खेल है ये दरअसल सियासत का, इसमें अब बीजेपी और एक्टिवली दक्षिण की तरफ ध्यान देगी और हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में बीजेपी के कई स्टार प्रचारक जो हैं वो दक्षिण में रैलियां करते हुए नजर आएंगे जी। बिल्कुल, और क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है ललित अमित शाह का इस दौरान? देखिए अमित शाह पहुंचेंगे वहां पर और पहुंचने के बाद वो रैली को संबोधित करेंगे और रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह की जो रणनीति है वो हमेशा से ही रही है। अभी हमने देखा था कि 2 दिन पहले लगातार हिंदू आतंकवाद को लेकर बीजेपी ने एजेंडा बनाया था
और हिंदू आतंकवाद पर ही कांग्रेस को घेरा था, जिसके बाद कांग्रेस ने जवाब दिया था इस पूरे मामले में जी। तो बीजेपी जो है इस मामले को लेकर भी पूरी तरह से एग्रेसिव है कि जिस तरह से हिंदू आतंकवाद का शब्द गढ़ा गया कांग्रेस के कार्यकाल में, उसका एजेंडा बने ताकि इस पूरे मामले में पूरे चुनाव में पोलराइजेशन भी हो सकेगा और कांग्रेस के लिए ये एक लूज पॉइंट है जहां पर आकर वो जाती है। तो ऐसे में अब ये देखना ये होगा कि ये मुद्दा आगे भी लगातार जारी रहता है या फिर एक नया मुद्दा निकलकर सामने आता है। जी ललित, बेंगलुरु की जनता को किन किन मुद्दों पर संबोधित कर सकते हैं अमित शाह और क्या कुछ टारगेट उनके रहेंगे? देखिए, टारगेट हमेशा यही रहा है पार्टी का कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रभावित किया जा सके इन रैलियों के जरिए। और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये भी बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में साउथ का रण जो है और दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी वहां पर लड़ने के लिए जाने वाले हैं जी। तो कुल मिलाकर जो है स्थिति ये बता रही है कि नॉर्थ उत्तर भारत में तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में लड़ाई है ही, लेकिन राहुल गांधी के वहां जाने के बाद जो है दक्षिण का रण भी दिलचस्प हो गया है जी। और जो कांग्रेस है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि जिन क्षेत्रों में कांग्रेस का वर्चस्व रहा है पुराने तौर पर वर्चस्व रहा है, वहां से ज्यादा गेन किया जाए जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।